नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने यह देखा कि प्रश्नावली 6.2 तक की पूरी सवाल सहित उदाहरण नियम बनाते हुए सब चीज़ एक एक प्रमेय का प्रूफ भी आपको दिया गया। ऐसा YouTube चैनल पर हमें तो नहीं लगता किसी पे एक एक प्रमेय का प्रूफ दिया गया है। मैंने भी कई चैनल चेक किए तो उनमें प्रमेय का बेसिकली प्रूफ बिल्कुल भी नहीं कराया गया है। सवाल ने सीधे डायरेक्ट सॉल्व करा दी गई है जितने फेमस चैनल थोड़े हैं तो उन पे। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया एक एक प्रमेय का पूरा सिद्ध जो करने की पूरी मेथड था, क्योंकि सिद्ध करने के लिए आता भी है, प्रमेय को सिद्ध करना पेपर में पूछा जाता है, तो इसीलिए एक एक प्रमेय सिद्ध कराई गई। सवालों को सभी एकदम विस्तार से लिख कर बताया गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की डिस्कस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी होगी। तो अब आइए बात करते हैं अपना जो प्रश्नावली 6.3 है उसको स्टार्ट करने के पहले एक हमारे सामने एक टर्म आती है, एक परिभाषा आती है या एक हेडिंग आती है जिसका नाम है त्रिभुज का कोण योग गुण। यानी कि त्रिभुज के जो कोण हैं उनका योग करने पे कुछ उनके बेसिक गुण होते हैं, यानी कि जो गुण वो त्रिभुज रखते हैं। तो उन्हीं पर आधारित एक प्रमेय है 6.7 जिसे कहा जाता है। तो प्रमेय क्या होती है कि किसी त्रिभुज के सभी क्या तीन ही अंतःकोण होते हैं, तो तीनों लिख लीजिए या सभी शब्द का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो अंदर की ओर कोण बन रहे हैं, तो अंतःकोणों का योगफल का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ऐसा बेसिकली इस प्रमेय में कहा जा रहा है कि एक अगर त्रिभुज हो तो उसके जो तीनों अंतःकोण यानी कि जो अंदर तीन कोण बन रहे हैं, पहली बात तो त्रिभुज किसे कहा जाता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो अब जहां जहां पे भुजाएं मिल रही हैं वहां वहां पे एक एक एंगल बनेगा, तो तीनों भुजाएं तीन जगह पर मिल रही हैं तभी आकृति बंद होगी, तो वहां पे एक एक एंगल बनता है। तो वही बेसिकली होते हैं इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण। तो आइए पहले चित्र बनाते हैं फिर आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज की रचना पहले करते हैं। तो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दो रेखाएं हो गई। अब तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि इसको हमें इन दोनों रेखाओं को मिलाना पड़ेगा तभी ये त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगी, तभी ये आकृति एक बंद आकृति बनेगी। तो यहाँ पे बंद आकृति होनी चाहिए, तो ये बंद हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है त्रिभुज। नाम आप कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी या यहाँ पे ए बी सी कुछ भी कहीं पे भी दे दीजिए। अब इसमें जो एंगल बन रहे हैं उनको भी हम लोग नाम दे देते हैं बेसिकली इस तरह से कि ये एंगल जो है, ए के सामने वाला एंगल फर्स्ट है, बी के सामने वाला सेकंड और सी के सामने वाला थर्ड। ये तो हो जाते हैं कुछ एंगल। अब इसको सिद्ध करने की बात, क्योंकि प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें दी गई हैं। तो दिया गया है, तो इस साइड में लिख रहे हैं हम, आप लोग नीचे लिखिएगा। इसको साइड में हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि बार बार कॉपी को ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो हमें कुछ बातें दी गई हैं कि क्या दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। बेसिकली आप इसको रचना भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इस त्रिभुज की रचना ही की है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ऐसा मतलब एक त्रिभुज दिया था तो हमने उसका नाम भी दे दिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, या आप चाहे रचना में ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आप दिया केवल इतना गया है कि एक त्रिभुज है, तो रचना वाले पार्ट में होगा कि माना दिया गया त्रिभुज ए बी सी है जिसके अंतःकोण 1 2 3 है। तो ये हो जाता है। अब बेसिकली सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध हमें जो करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें कि जो एंगल 1 है और प्लस एंगल 2 है और प्लस एंगल 3 है, इसका योगफल 180 डिग्री होगा। तो इतना हमें सिद्ध करना है। तो अब इतना सिद्ध करने के लिए रचना में कुछ हमें और करना पड़ेगा। तो रचना में हमें एक यहाँ पे लाइन ऊपर खींचते हैं हम लोग।
तो देखिए एक लाइन यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं, ये जो रचना कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं क्योंकि ये सवाल में नहीं दिया हुआ था। त्रिभुज तो है, वो तो दिया ही था, तो कुछ इस तरह से। तो अब देखिए अगर हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें आपकी समझने के लिए, बाकी आप लोग पेपर में मत बढ़ाइएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो अगर हम लोग इसको बढ़ा दें और थोड़ा सा चाहे तो इसको भी बढ़ा लें, लेकिन ये तो उस इतना काम चल जाता है। तो अब देखिए इस एंगल को नाम दे देते हैं हम लोग 4 और इस एंगल को नाम दे देते हैं 5। तो यहाँ रचना में ही आप लोग लिखिएगा कि सी पॉइंट जो है इसी पे एक रेखा MN खींच दिया, MN, यानी कि आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना शीर्ष C था उसी पे रेखा MN खींच दी गई। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, उम्मीद है कि आप लिख लेंगे, इतना तो समझदार हैं ही। तो अब देखिए, अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो एक ये पूरे कोण, पूरे एंगल मिलकर जो बना रहे हैं एंगल, या अभी इसको छोड़िए, तो देखिए एक ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, दोनों रेखाएं समांतर हैं। आप लोग इसको यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा, या चाहिए तो आप हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि शीर्ष C से होकर जाने वाली एक रेखा MN खींचा, MN खींचा जो AB के समांतर है, AB के समांतर है। तो इतनी बात हो गई। तो ये इसके समांतर थी। तो अब देखिए एंगल जो 4 है और जो एंगल 1 है, तो देखिए ये दोनों समांतर थी, एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है ऐसे। तो इस तरफ एक अंतःएकांतर कोण, ये एक अंतःएकांतर कोण, दोनों युग्म बना रहे हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? तो एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। और इसी तरह से इस वाली रेखा को जब हम देखते हैं तो ये जो एंगल 5 है और ये जो एंगल 2 है, ये भी दोनों एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं जो एंगल 2 है वो बराबर है एंगल 5 के। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी एकांतर अंतःकोण है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे शायद आपको दिखा नहीं, तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 5 दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग इन सभी को अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एक ये सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल 4 को जोड़ रहे हैं, एंगल 3 को जोड़ रहे हैं और एंगल 5 को अगर जोड़ दें तो 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों ऐसा आना चाहिए? क्योंकि ये दोनों सरल रेखा, मतलब ये सभी सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी एंगल बराबर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 5 है, तो एंगल 4 किसके बराबर है? ये नीचे एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है? तो एंगल 1 के बराबर है। और एंगल 5 किसके बराबर है? तो एंगल 2 के बराबर है। तो इन दोनों को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो इसको एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर ही है, प्लस ये एंगल 3 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये वाला एंगल 2 के बराबर है। तो ये हो जाता है 180 डिग्री। इसी को थोड़ा अच्छे क्रम में लिख दिया जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। बस इतना ही सिद्ध करना था। तो उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बड़े ही शान से यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। अंग्रेजी वाले हो तो यहाँ पे प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं। तो अंग्रेज तो कोई है नहीं आप में, तो इतना हो जाता है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये आपको इसका जो प्रूफ है इस रेखा का वो समझ में आया। आपके काम का याद कितना रखना है? तो याद इतना ही रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, बस। बाकी अगर आप प्रूफ भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में प्रूफ भी पूछा जा सकता है। ऐसा दे सकता है सवाल में कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब इसी में थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग बात करें तो जो अपनी प्रमेय, इसी चैप्टर में एक और प्रमेय है। इस अगले चैप्टर 6.3 को सॉल्व करने के लिए जो है 2 ही प्रमेय और बचती हैं। तो यहाँ पे जो प्रमेय 6.8 है वो क्या कहती है कि अगर त्रिभुज का बहिष्कोण कोई, यानी कि त्रिभुज
किसी त्रिभुज का, यहाँ पे आप लोग किसी लिख लीजिएगा आगे, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः दूरस्थ या इसी के लिए एक टर्म और यूज होता है। तो शायद यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ी समय के लिए बंद हो गई थी, तो बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण बन रहा है वो त्रिभुज के अंतः दूरस्थ कह लीजिए अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब ये बहिष्कोण और अभिमुख कोण क्या होते हैं, तो इनको समझने के लिए हमें बनाना होगा चित्र। तो आइए पहले चित्र बनाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चित्र का हम लोग निर्माण कर रहे हैं जो त्रिभुज हो। तो अब यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। तो ये कुछ त्रिभुज एक ऐसा बना, एक ऐसा त्रिभुज बनाया और इस तरफ से इसको हम लोग एक बंद आकृति बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसी तरफ लाइन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाता है। तो अब अगर इसी में से किसी एक रेखा को, चाहे आप इस नीचे वाली को बढ़ाइए, इस वाली को बढ़ा दीजिए, इस वाली को बढ़ा दीजिए, किसी भी एक रेखा को बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे साइड में ही है हमारे पास जगह, तो हम लोग इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे ही किसी रेखा को बढ़ाया तो जो उससे सटी हुई अन्य रेखा है उसके साथ जो ये कोण बनता है यही कहलाता है बहिष्कोण। और ये जो दोनों इसके जस्ट बगल वाले कोण को छोड़कर ये जो दोनों कोण आते हैं इन्हीं को कहा जाता है अभिमुख कोण। तो इसको नाम दे दीजिए ABCD, और इन कोणों को भी नाम देते हैं 1, 2 और यहाँ पे इस वाले एंगल को 3 और इस वाले एंगल को 4। तो अब देख रहे हैं नीचे जगह थोड़ी कम है, तो ताकि अगले पेज में अगर सॉल्व करेंगे तो इसको बार बार इधर उधर करना होगा, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इतने में ही। तो देखिए आप लोग ये रिटन वाला पार्ट लिख लीजिएगा कि हम लोगों ने इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी कि ये तो बेसिकली है ही, तो इन सभी को नाम दे दिया है। रचना इसमें कुछ की नहीं गई है, तो दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है कि ये जो एंगल, तो इसको सिद्ध क्या करना है हमें, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो एंगल 1 + 2 है, एंगल 1 + एंगल 2, इन दोनों का योगफल जो है एंगल 4 के बराबर है। इतनी सी बात। अब देखिए हमें पता है चूंकि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, इन तीनों का योगफल हम लोग 180 डिग्री दिखा चुके हैं। बिल्कुल सही बात। अब देखिए अगर हम लोग एंगल 4 की बात करें, तो एंगल 4 अगर हमें ज्ञात करना है, तो ये देखिए पूरा अगर एंगल 3 और यहाँ पे देखिए तो एंगल जो 3 है इसमें अगर हम लोग एंगल 4 जोड़ दें तो 180 डिग्री आना चाहिए। ऐसा क्यों? रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा रैखिक युग्म बना रहे हैं ये लोग, तो इतना आना चाहिए। तो अगर हम लोग एंगल 4 की वैल्यू अगर केवल निकालें, जब एंगल 4 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आता है, तो आ जाता है, इस तरफ भेज देंगे इसको, तो 180 माइनस एंगल 3। तो अब देखिए इसमें भी अगर हम लोग जो ये वाला है पूरा समीकरण, इसको हम लोग चाहे तो नाम दे दें समीकरण 1 या ऐसे ही रहने देते हैं। तो जो इसमें है तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं। तो एंगल 1 + एंगल 2 ऐसे रहा, इसको उधर भेजते हैं, तो ये हो गया 180 माइनस एंगल 3। तो अब इसी को तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि 180 माइनस 3 जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये किसके बराबर है, जो एंगल 4 बन रहा है, तो एंगल 4 के बराबर। तो देखिए यही हमें सिद्ध भी करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। तो हमारे काम की चीज़ अगर सवालें सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बस इतनी है कि ये जो बाहर कोण बन रहा है, चाहे इस तरफ बने या यहाँ पे भी बन सकता है। देखिए ऐसे एक ये कोण भी बहिष्कोण कहलाता, ये वाला। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बन सकता था, तो ये वाला कोण कहलाता बहिष्कोण। अगर इस रेखा को इसी पॉइंट पे यदि इस रेखा को बढ़ाया गया होता तब ये वाला कोण भी बहिष्कोण हो सकता था, यही वाला कोण बहिष्कोण होता, ये वाला कोण इस तरह से ये वाला कोण बहिष्कोण हो जाता। इसी तरह से इस वाले पॉइंट पे अगर इस वाली रेखा को बढ़ा दिया जाए, ये इस रेखा को बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला पूरा एंगल बहिष्कोण कहलाता। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इस वाली रेखा को बढ़ा दिया जाए तो ये बहिष्कोण हो जाता। तो यही सिंपली होता है।
तो देखिए सभी ये तो शीर्षाभिमुख है, तो जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। तो बेसिकली चाहे इस तरफ का एंगल हम लोग निकालें चाहे इस तरफ वाला निकालें, बात बराबर ही होती है। तो यानी कि एक पॉइंट पे अगर दो एंगल बन तो सकते हैं लेकिन दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये भी आप लोग चाहें तो याद रखिएगा। तो उम्मीद है ये आपको दोनों प्रमेय समझ में आ गई होंगी। तो अब उसके बाद प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने की बारी है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें 6 सवालें हैं, 3-3 का हम लोगों को पेयर बनाना है होगा, उसके लिए 2 वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, प्रमेय का जो सिद्ध करने का प्रोसेस था वो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।